जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजन लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो टॉपिक होगा हम लोग का वह हो गया पर्यावरण और विज्ञान। इसी से रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तो ये क्लास जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में यहाँ से प्रश्न तो बनेंगे ही। तो इसलिए ये जो क्लास रखी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में जितने सारे प्रश्न लिए गए हैं वह सारे प्रश्न जो है SCRT के प्रश्न हैं। कितने यहाँ पे किस बुक से प्रश्नों को लिया गया है? तो SCRT के बुक से प्रश्नों को लिया गया है। कौन कौन से जो है क्लास से प्रश्नों को लिया गया? तो क्लास 5 हो जाएगा, 6, 7, 8 और 9, 10 इतने तक के जितने भी सारे प्रश्न हैं आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो सोच लीजिए आप लोग के लिए ये जो क्लास है कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, मतलब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना हो सके अपने भाई मित्र बहन जितना भी हैं उनके पास शेयर करने का भी प्रयास करिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए। तो देखिए यहाँ पे आते हैं पहले प्रश्न पे। यहाँ पे जो दोस्तों पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में किसका पिरामिड अस्लोपिंग है? निम्नांकित में किसका पिरामिड जो है अस्लोपिंग है? तो बात करें यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ऊर्जा का, ये बिल्कुल सही हो रहा है। किसका पिरामिड जो है अस्लोपिंग है? तो ऊर्जा का पिरामिड क्या है? अस्लोपिंग है। ओके, दूसरे प्रश्न को देखिए। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि ओजोन का निर्माण होता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है? तो ओजोन का जो निर्माण होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर होता है। किससे होता है दोस्तों? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर जो है ओजोन का निर्माण होता है। जैसे ओजोन मतलब O और यहाँ पे कह सकते हैं 3, O3 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे प्रश्न को। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो अभी जस्ट आप लोग को बताएं O3 होता है ना, इसलिए यहाँ पे जो विकल्प सी होगा ये बिल्कुल सही होगा। कितने होते हैं परमाणुओं की संख्या? तो 3 होती है परमाणुओं की संख्या। ओके, अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न को। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जो है एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो यहाँ पे बात करें तो सूखी घास के जो पत्ते हैं ये जो है अपघटित होने वाले जो है ये प्रकार पदार्थ हैं। तो ये यहाँ पे जो ए ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो पर्यावरण से जो भी प्रश्न बनेंगे एग्जाम में वह आपसे छूट सकते हैं। हो सकता है इस लेक्चर से प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा पूरा। 5 प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे जो है एक उत्पादक कहलाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। हरे पौधे जो है एक उत्पादक कहलाते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन जैव का निम्नीकरण पदार्थ है? जैव का निम्नीकरण पदार्थ है, यहाँ पे निम्नीकरण पदार्थ है। ओके, तो बात करें यहाँ पे जो DDT हो जाएगा ये यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जैव का निम्नीकरण पदार्थ कौन सा हो जाएगा? DDT। जो खेतों में छिड़काव किया जाता है वह होता है DDT। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 7 प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो है पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन परत पाई जाती है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा कैसे मिलता है? तो सबसे जो आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा, सूर्य हो जाएगा। सूर्य से ही पृथ्वी पर जितनी सारी ऊर्जाएं मिलती रहती है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 प्रश्न को देखिए। यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे बात करें तो इनमें से सभी हो जाएंगे जो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। फुलवारी भी हो जाएगा, पार्क भी होगा और जल जीवशाला, ये तीनों जो है पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 प्रश्न को, मतलब 10 नंबर प्रश्न को।
यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किसी पारिस्थितिकी तंत्र में किसके द्वारा किया जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है ये। तो बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, उत्पादक। किस पारिस्थितिकी तंत्र में किसके द्वारा जो है सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण किया जाता है, तो वह हरे पौधे जो उत्पादक होते हैं उसी के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 11 प्रश्न अर्थात 11 प्रश्न को 11 प्रश्न है कि किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति क्या होती है। किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति क्या होती है। तो ऊर्जा प्रवाह की जो प्रकृति होती है वह होती है एक दिशीय में होती है। राइट आंसर यहाँ पे जो सी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। कैसी होती है ऊर्जा प्रवाह की प्रकृति, तो ऊर्जा प्रवाह की जो प्रकृति होती है वह एक दिशीय में होती है। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 12 प्रश्नों को 12 जो प्रश्न है कि निम्नांकित विकल्पों में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में कौन संरचना का जैव अवयव नहीं है। कौन संरचना का जैव अवयव नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द दिया गया है, तो नहीं वाला प्रश्न जो भी आपके एग्जाम में बनेंगे तो आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप जल्दबाजी में प्रश्नों को गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन सही होगा ये बिल्कुल सही होगा, मृदा हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जैव अवयव नहीं है पारिस्थितिकी तंत्र का, तो मृदा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन जंतु, पादप, जितने भी सूक्ष्म जीवधारी है ये पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं 13 प्रश्न को 13 नंबर प्रश्न पर। यहाँ पे जो 13 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड किसी भी परिस्थिति में अपर की ओर ही निर्देशित होगा। और मतलब अपर की ओर ही निर्देशित होगा, वह कौन सा पिरामिड होगा, मतलब ऊपर की ओर। ओके, तो यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन जो सही होगा, ऊर्जा का पिरामिड, ये जो होगा अपर की ओर निर्देशित होगा। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को अर्थात 14 प्रश्न को। यहाँ पे जो 14 प्रश्न कर रहा है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण बताइए। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण बताना है। तो एक जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा वह हो जाएगा कृषि भूमि, जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। 15 प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र को निरूपित करता है। मैदानी, यहाँ पे बात आ गया मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का। तो बात करें यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। घास हो जाएगा, इसके बाद हिरण होगा और इसके बाद बाघ हो जाएगा। ये तीनों जो हो जाएंगे एक मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में के निरूपित करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इस तरह का घास हो जाएगा, ये घास हो गया। इसके बाद ये घास जो है, ये घास को कौन खाएगा, तो हिरण खाएगा। ये कहाँ पे होगा, ये मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में होगा। और इस हिरण को कौन खाएगा दोस्तों, तो इस हिरण को बाघ खाएगा। तो ये कहाँ पे ये ऐसा देखने को मिलेगा डायग्राम पिरामिड, तो मैदानी क्षेत्रों में मिलेगा। इसके बाद है देखते हैं 16 प्रश्न को। यहाँ पे जो 16 प्रश्न है कि किसी भी पारितंत्र के सभी जैविक घटकों के मध्य एक संबंध होता है। कैसा संबंध होता है इसी को ध्यान में रखना है। तो अन्योनाश्रय, अन्योना जो श्रय होता है इसी के बीच जो है सभी जैविक घटक जितने भी होते हैं उनके मध्य जो है अन्योन श्रय जो है एक प्रकार का संबंध है, यही होता है। इसके बाद देखते हैं 17 प्रश्न 17 प्रश्न को कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में जीवाणु और कवकों को कहते हैं, क्या कहते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें जो जैव घटक में जीवाणु हो गए और कवक हो गए, इनको क्या कहा जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। इनको अपघटनकर्ता के रूप में जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो अपघटनकर्ता के रूप में जानते हैं। 18 प्रश्न को देखिए। 18 प्रश्न को 18 जो प्रश्न है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है वह शाकाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा बी होगा, ये बिल्कुल सही होगा। जैसे अभी आप लोग को मैदानी क्षेत्र के बताएं कि जैसे घास हो गया, यहाँ पे घास को कौन खाएगा, तो हिरण कहलाएगा। तो जो हिरण हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। और प्राथमिक उपभोक्ता में जितने भी जीव जंतु आते हैं वह शाकाहारी आते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता जो है
इसमें कौन कौन से जंतु आ जाएंगे, तो शाकाहारी जंतु आ जाएंगे। इसके बाद देखते हैं 19 प्रश्न है कि मनुष्य और तिलचाटा किस श्रेणी के जंतु है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो मनुष्य और तिलचाटा जो हो जाएंगे वह सर्वाहारी श्रेणी के जंतु हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। इसके बाद देखिए 20 नंबर प्रश्न को 20 प्रश्न है कि आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है। आहार श्रृंखला का प्रारंभ किसके द्वारा होता है, तो उत्पादक के द्वारा होता है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। किसके द्वारा होता है आहार श्रृंखला का प्रारंभ, तो उत्पादक के द्वारा होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है देखिए 21 प्रश्न को। यहाँ पे जो 21 प्रश्न है 21 कि निम्नलिखित में कौन जो है उत्पादक है। निम्नलिखित में कौन जो है उत्पादक है, तो आपको अभी जस्ट बताए घास। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। घास जो है एक प्रकार का उत्पादक है। ओके, क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। इसके बाद देखते हैं 22 प्रश्न को। यहाँ पे जो 22 प्रश्न है कि जलीय परितंत्र में उत्पादक के रूप में कौन होते हैं। जलीय परितंत्र में उत्पादक के रूप में कौन होते हैं, यहाँ पे होते हैं कौन होते हैं, कौन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन हो रहा है शैवाल, ये बिल्कुल सही हो रहा है। जलीय पारितंत्र में मतलब जल में जो एक पारितंत्र बनाते हैं, समूह बनाते हैं, वह होते हैं शैवाल। राइट आंसर यहाँ पे जो बी ए ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न को 23 प्रश्न है कि निकिता में कौन मृत जीवी या अपमार्जक है। निकिता में कौन जो है मृत जीवी और अपमार्जक है, तो बात करें यहाँ पे जो सही आंसर हो रहा है यहाँ पे लोमड़ी भी हो जाएगा, गिद्ध होगा, चील, तीनों विकल्प यहाँ पे दोस्तों सही हो रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। मृत जीवी की बात किया और अपमार्जक का बात किया तो लोमड़ी भी होगा, गिद्ध भी होगा, चील भी होगा, क्योंकि ये मरे हुए जीवों को खाते हैं। चील जैसे यहाँ पे बात करें कि जैसे कोई भी पशु मर जाता है, उसको मरने के उपरांत हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहरी क्षेत्रों में फेंक देते हैं। तो चील होते हैं, गिद्ध होते हैं, कौवे होते हैं, वो सारे उसको खा लेते हैं। तो वही बात किया है मृत जीवी या अपमार्जक को कौन खाते हैं, तो भैया चील ना खाएगा, गिद्ध खाएगा, कुत्ता खाएंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 24 प्रश्न को। यहाँ पे जो 24 प्रश्न है 24 है कि किसी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर निर्मित होता है, तो बात करें तो सी ऑप्शन सही होगा, उत्पादक होते हैं। ओके, अगले प्रश्न देखते हैं 25 प्रश्न को। यहाँ पे जो 25 प्रश्न कर रहा है कि जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ समूह होते हैं। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ समूह होते हैं, तो बात करें यहाँ पे ए विकल्प से होगा। गोबर, पेपर और फलों के छिलके ये जो है अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैव निम्नीकरण के अंतर्गत। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 26 प्रश्न को। यहाँ पे जो 26 प्रश्न है कि इनमें कौन सा अपमार्जक है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे बात करें तो बी ऑप्शन से हो जाएगा, बाघ हो जाएगा, शेर होगा और चीता, ये जो हो जाएंगे एक प्रकार के अपमार्जक हो जाएंगे। राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 27 प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 27 प्रश्न है कि अजैव घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। अजैव घटक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो वायु, मृदा और जगल, वायु, मृदा और जल जो हो जाएंगे ये अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे आगे देखते हैं 28 प्रश्न को। 28 प्रश्न है कि आहार जाल, यहाँ पे है आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं। आहार जाल एक प्रकार का है मतलब खाने वाला, उसमें कौन कौन से जो है जीव अवस्थित हो सकते हैं, तो बात करिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। एक से अधिक पोषी स्तर के जो जीव होते हैं वह आहार जाल के अंतर्गत आते हैं, मतलब बहुत बड़ा इन लोग का जाल होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक पोषी स्तर के जीव आते हैं। यहाँ पे बात करें 29 प्रश्न है कि किसी पारितंत्र के जैव घटक होते हैं। किसी पारितंत्र के जैव घटक जो होते हैं वह होते हैं पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, मनुष्य होते हैं और जो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं दोस्तों वह सारे होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। किसी पारितंत्र के जैव घटक होते हैं वह पौधे, जानवर, मनुष्य और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 30 प्रश्न को। 30 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारक निम्नलिखित में से किसका बढ़ना है, तो बात करिए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ पे जो है ये ऑप्शन ए सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 31 प्रश्न को। यहाँ पे जो 31 प्रश्न है कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। आहार श्रृंखला में शाकाहारी से जो निर्माण होता है वह होता है द्वितीय पोषी स्तर का। राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है यह बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 32
32 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषित उत्पादक बनाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो जलीय पौधे जो होते हैं ये प्रकाश संश्लेषित उत्पादक बनाते हैं, सबसे ज्यादा बनाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं 33 प्रश्न को। यहाँ पे 33 जो प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 के साथ कौन सी जो है अभिक्रिया बनती है। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो अवकरण की अभिक्रिया बनती है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण के समय जो CO2 के साथ, जैसे कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी अभिक्रिया होती है, तो अवकरण की अभिक्रिया होती है। बी ऑप्शन सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 34 जो प्रश्न है कि सूर्य के विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है। तो सूर्य के विकिरण ऊर्जा का जो ग्रहण करते हैं यहाँ पे उत्पादक करते हैं, हरे पौधे करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं 35 जो प्रश्न है कि जल जीवनशाला किसके अंदर आता है। जल जीवनशाला किसके अंतर्गत आता है, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन श्योर है। किसके अंतर्गत, तो कृत्रिम पारिस्थितिकी के अंतर्गत जो है जल जीवनशाला आता है। 36 प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 36 प्रश्न है कि अजैव अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं। अजैव अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं, तो राइट आंसर बात करें तो इनमें से कोई नहीं आते हैं। अजैव अवयव के अंतर्गत इनमें से कोई नहीं आता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। इसके बाद देखते हैं 37 प्रश्न को। 37 जो प्रश्न है कि जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं। जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं, तो बात करें दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन ही सही होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ओके, इसके बाद देखिए 38 प्रश्न को। 38 जो प्रश्न है कि उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं। उत्पादक भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को लेते हैं, जिसकी वजह से वह भोजन बनाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए 39 प्रश्न जो है कि ऊर्जा जो है एक प्रकार, ऊर्जा का प्रवाह क्या है तथा जबकि जैव एवं अजैव वातावरण के बीच किस प्रकार का प्रवाह जो है देखने को मिलता है। तो बात करें यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। एक दिशीय चक्रीय प्रभाव है। ऊर्जा का जो प्रवाह पूछा गया है तो एक दिशीय चक्रीय प्रभाव है, जिसमें जैव और अजैव जो जीव हैं वह अपने वातावरण के बीच जो है प्रवाह को कायम रखते हैं। 40 जो प्रश्न है यहाँ पे ओजोन गैस का आणविक सूत्र क्या होता है। तो ओजोन गैस का आणविक सूत्र देखें तो यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O3 है, यहाँ पे O है केवल, यहाँ पे O4 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा केवल O है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, O3 होगा। ओजोन गैस का आणविक सूत्र क्या होगा दोस्तों, तो O3 होगा। 41 प्रश्न है कि संख्या का पिरामिड होता है। तो संख्या का पिरामिड हमेशा ऊर्ध्वाधर और व्युत्क्रमित ये दोनों होता है। ए और बी ऑप्शन सही हो रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं 42 प्रश्न है कि दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को रखा जाएगा, जंगली जानवर को। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। 43 प्रश्न है 43 की एरोसेल का ओजोन अवक्षय में कितना प्रतिशत योगदान होता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो 45% योगदान होता है। राइट आंसर यहाँ पे जो बी होगा यह सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 44 प्रश्न है कि कचरा प्रबंधन से क्या लाभ होता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है दोस्तों। तो कचरा प्रबंधन से बीमारी से सुरक्षा मिलता है और जो प्रदूषण फैलते हैं उस पर रोकथाम होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो सी होगा ये बिल्कुल सही होगा। ए और बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं। 45 प्रश्न देखिए कि शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, तो कुल प्राथमिक उपभोक्ता श्वसन, यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। शुद्ध पर जो है प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो कुल प्राथमिक उत्पादक श्वसन। यहाँ पे 46 प्रश्न देखिए। 46 प्रश्न है कि ऊर्जा की मात्रा हर पोषी स्तर पर क्या होती है। तो ऊर्जा की मात्रा हर पोषी स्तर पर घटती है। ऑप्शन जो है यहाँ पे बी हो रहा है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। 47 प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 47 प्रश्न है कि जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है। जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या है, तो कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग और पीड़कनाशी का उपयोग। तो राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं 48 प्रश्न को। यहाँ पे जो 48 प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत एरोसोल हो जाएगा, झागदार शेविंग क्रीम हो जाएगा और कीटनाशी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल सही होगा। 49 प्रश्न देखिए।
यहाँ पे जो 49 प्रश्न है कि अजैव घटकों से बनी दुनिया को क्या कहते हैं, तो उस बनी दुनिया को पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे ए होगा, बिल्कुल सही हो रहा है। और 50 प्रश्न, जो 50 प्रश्न है कि विभिन्न गतिविधियों द्वारा होता है, तो विभिन्न गतिविधियों के द्वारा जो है पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 50 प्रश्न किए हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आप लोग शेयर करने में जरूर मदद करिएगा और आप लोग को इस चैनल का सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आप सभी साथियों को थैंक यू, दिल से धन्यवाद।